हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। भाई लोगों एक बात बता दूं, रुक के जाना जरा, 1 मिनट सुन लो मेरी बात। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर इसमें से कुछ नहीं आया तो सबसे पहले बोल रहा हूं कि मैं चैनल बंद कर दूंगा। ये बात सुन लो 1 मिनट मेरी, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, चलती नहीं, कोई देखता ही नहीं पूरी वीडियो। यार मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको बताऊँ कि मतलब मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि आधा अधूरा बताऊंगा, पूरा बता रहा हूँ। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। चाहे कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी बता रहा है, सब छुपा रहे हैं चीज़ें आपसे, झूठ मतलब छोड़ दे रहे हैं आपको, ताकि आपको बैच बेच दे बाद में। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बस एक बार आप इस वीडियो को देख लो, देन यू रियलाइज के हाँ सब कुछ बताया है, मतलब वो जो आएगा पेपर में वहीं से बता रहा हूँ। मतलब गारंटी ले लो इस बात की कि एक एक वर्ड टू वर्ड जो मैं मार्क कर दूंगा ना वही पेपर में आएगा। ये तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि फ्री में बट रहा है। अगर आप पैसे देके पढ़ते तो पता लग जाता। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और पहले वाली वीडियोस भी प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा काम करने का। यार अंदर से आता नहीं है मोटिवेशन, तो थोड़ा सा दे दो प्लीज़, बस वो बढ़ेगा आपके कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ देखना। और ये बहुत काम की है, इतने काम की है ना ये, बस मैं बता नहीं सकता कितने काम की बात है। तो बस देख लो फटाफट से इवोल्यूशन। इससे पहला पार्ट पूरा कर दिया है, इस वीडियो में शायद से चैप्टर पूरा कर दूंगा, और आगे से सारे चैप्टर्स की फुल वीडियो दूंगा, मतलब एक ही बार में चैप्टर खत्म। ठीक है, तो करते हैं शुरू इवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है हमारा व्हाट इज एन एडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लो कि एडेप्टिव रेडिएशन मतलब यहाँ इस कंटेक्स्ट में किस बारे में बात हो रही है। बस आप जल्दी समझो, तो क्योंकि हमें बड़ा नहीं बनाना है वीडियो, तो भाई यहाँ पर आप समझ लो कि जैसे ये एक पॉइंट है और यहाँ कोई एंसेस्टर्स हैं, और इन एंसेस्टर से कुछ अलग अलग एडेप्टेशंस और एनवायरमेंटल चीज़ों के कारण अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने हैं, मतलब अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस आई से नई नई स्पीसीज़ बनी है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि एक पॉइंट है, एंसेस्ट्रल स्टॉक है कोई, जैसे कि कोई पूर्वज हैं, उनमें से सब चीज़ें निकल रही हैं अलग अलग। तो इसे एक्चुअली कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशंस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का होना एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है, सामान्य भाषा में समझने के लिए। क्योंकि देखो ये एक पॉइंट से जा रहे हैं तो डाइवर्ज हो गए, होमोलोगस चीज़ें शो कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट से आएंगे तो होमोलोगी शो करेंगे। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। अब आप इसको पढ़ो। लिखा है कि ड्यूरिंग दिस हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। सवाल नंबर नेक्स्ट ये पेपर में आएगा कि डार्विन कहाँ गया था, तो भाई मार्क कर लेना, डार्विन गया था गैलापागोस आइलैंड पर। ये कितने द्वीपों का समूह है इससे कोई मतलब नहीं है। एंड देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। एक छोटी चिड़ियाओं का समूह जो उसने देखा। ही लेटर कॉल्ड द डार्विन फिंचेस, बाद में उन चिड़ियाओं को डार्विन फिंचेस कहा गया। एंड ही रियलाइज, अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो समझ लेना यहाँ से कुछ आएगा। एंड ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वैराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। एक ही आइलैंड पर बहुत सारी तरह की चिड़ियाएँ थी, अलग अलग वैरायटी की, जैसे कि आप देख सकते हो, छोटी चोंच वाली, बड़ी चोंच वाली, नुकीली, ऐसे ऐसे चोंच वाली चिड़िया थी। ओरिजिनल जो थी वो सीड ईटिंग थी। ये सवाल नीट में पूछेंगे कि ओरिजिनल जो है वो क्या खाती थी। सीड ईटिंग बर्ड्स थी, फिर उससे इंसेक्टिवोरस, फ्रूगीवोरस और अलग अलग तरह की वुड पैकर टाइप की बर्ड्स बनी, क्योंकि सेम आइलैंड पर चीज़ें जो है वो लिमिटेड थी, रिसोर्स लिमिटेड था। अकॉर्डिंग टू लिमिटेड रिसोर्स हुआ ये होगा कि इंट्रा स्पेस पे कंपटीशन हुआ होगा, और स्पेसी जो थी बर्ड की, उसने अपनी बर्ड को, मतलब अपनी जो बीक थी उसको चेंज कर लिया होगा पैटर्न को, जिससे कि वो अलग अलग रिसोर्सेज को यूज कर सके सेम जगह पर होते हुए भी, मतलब ख़त्म ना हो। मतलब उन्होंने क्या किया, कंपटीशन को किस तरह से कम किया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नई स्पीसीज बनने की संभावना बढ़ी है। मतलब दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है। नेचर सेलेक्ट कैसे करती है, नेचर के अकॉर्डिंग जो अडेप्ट कर जाता है उसे नेचर सेलेक्ट कर लेती है, ये वाली बात है। तो यहाँ लिखा है कि एंड ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वैराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, ऑल द वैराइटीज कंजक्टेड इवोल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। मतलब आइलैंड पर सब वैरायटी खुद बनी है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये वाला कि ओरिजिनल कैसी थी, सीड ईटिंग थी। एंड मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक अरोज इनेबलिंग दैम टू बिकम इंसेक्ट। कोई इंसेक्टिवोरस हुई, कोई वेजिटेरियन हुई, कोई वुड पैकर बनी। And this process of evolution, different species in a given geographical area starting from a point to literally radiate to the other areas of geography is called the adaptive radiation। सीधी सीधी भाषा में ये एक पॉइंट से शुरू होकर के अलग अलग पॉइंट पर पहुंचना, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑल्सो इट इज कॉल्ड। एंड फिर लिखा है डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिनन। डार्विन के फिंचेस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का भी ये एग्जांपल है, आप नोट कर लेना। एंड अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एक और एग्जांपल है इसका जो कि है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की कहानी यही है कि जब ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में
अलग हो गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी, तो मार्सुपियल्स के जो पूर्वज थे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने फिर जो है एडेप्टिव रेडिएशन शो किया। मतलब वो उस गिवन जियोग्राफी में थे तो वहाँ उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन को शो किया, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि नई तरह के अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स वहाँ पैदा हुए, मतलब बने। तो ये भी वही शो करते हैं। तो लिखा है कि एन नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम द एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क कर लो इसको। जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक जियोग्राफिकल एरिया में, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। अब आप यहाँ समझोगे क्या है। देखो ये मार्सुपियल्स के रेडिएशन है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्सुपियल का स्टॉक था और वो पहुँच गया वहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उससे देखो ये शुगर ग्लाइडर बने, तस्मानियन वॉर्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट्स, कंगारू, वॉम्प कैट, बैंडिकोट, कोला। तो ये सब सारे अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स हैं, सभी अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स हैं, पर बने तो एक ही जगह से है ना। और ऐसे ही अगर आप समझो कि दीज आर ऑल्सो मैमल्स, मतलब ये नॉन प्लेसेंटल मैमल्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वो भी बने होंगे, मतलब वहाँ वैसे वाले चूहे भी तो होंगे ना, दूसरे वाले मैमल वाले, ओरिजिनल वाले प्लेसेंटल चूहे भी तो होंगे। मतलब जैसे ये तो आपके कैसे हो गए मार्सुपियल रैट है, एक यहाँ वैसे चूहे होंगे नॉर्मल वाले। तो आप यहाँ पे देखो कि जब एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में दो अलग अलग रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हों तो दे कुड बी ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको एडेप्टिव कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर रैट बने तो ये भी रैट है और जो प्लेसेंटल है वो भी रैट है, तो दोनों हैं तो रैट ही ना। तो सिमिलर जो हैबिटेट है, ऐसे भी लिखा आगे कि सिमिलर हैबिटेट जो है वो एक तरह की कंडीशंस को प्रोवोक करता है, मतलब बढ़ावा देता है सिमिलर हैबिटेट में, तो उसकी वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो ये दोनों भी क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। तो लिखा है कि जब एक जगह पर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो दे कुड बी ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो लिखा है एंड वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसे गलती ना करना, इसे समझने में गलती ना करना, ये समझ लेना ये लाइन कहीं ना कहीं किसी तरह के सवाल बना सकती है। लिखा है प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive relation in evolving to the variety of such placental mammals each which appear to be similar to a corresponding marsupial, placental wolf, Tasmanian wolf। अब आपको बता दूं क्या, ये जो पूरी टेबल है ना भाई, पूरी टेबल में एनालोगस के एग्जाम्पल है, मतलब एनालॉगी के एग्जाम्पल है। आपसे ऐसे पूछेंगे इनमें से क्या एनालॉगी का एग्जाम्पल है, इनमें से क्या एनालॉगस को शो करता है, एनालॉगी शो करते हैं, कौन शो करते हैं एनालॉगी, कौन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो भाई इनमें से कुछ भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा मन जो कहता है वो कहता है एंटीटर नम्बेट को, लैमर स्पॉटेड कस्कस को, बॉब कैट, तस्मानियन कैट, और बस इसको मेरा मन कहता है इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। बाकी तो आप एक बार तो देख के सारा जाओगे ही, लेकिन इन तीनों में से आपको कोई ना कोई सवाल मिल जाएगा। समझ आए ना मेरी बात को। तो छोड़ के मत जाना, इस टेबल्स को देख के जाना भाई, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से। हाँ चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है छोटी सी, उसको समझेंगे, उसमें से चीज़ें निकाल लेंगे बाहर क्या क्या है। लिखा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद अ डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अरोज। जब धरती पर ये अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी वाली जो सेलुलर लाइफ आई तभी से एवोल्यूशन शुरू हो गया था। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के हिसाब से सब कुछ जो हुआ है वो आज तक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, अभी यहाँ से कुछ आएगा नहीं सवाल, जब मैं मार्क करूँगा तब आएगा। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। तो यहाँ से एक सवाल कुछ बना सकते हैं असर्शन रीजन टाइप का, कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स है, मतलब नई स्पीसीज जो बनती हैं, ये बात कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन पर निर्धारित करती है, जीवन के समय पर निर्धारित करती है। जैसे कि मान लो किसी का लाइफ स्पैन बड़ा है, तो जैसे मतलब हमारी लाइफ जो है बड़ी है एज कम्पेयर टू मच्छर या फिर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में आप देखो कितनी हमारी लाइफ कितनी है। तो जितने जीवन काल में हम 1 से 2 होते हैं, हमारी स्पीसीज में बढ़ोतरी, मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ती है, उतने जीवन काल में बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड करता है, बहुत बार। और हर एक बार जब बैक्टीरिया अपना नया डीएनए डुप्लीकेट करता है, नई कॉपी बनाता है, तो उस टाइम पर आप देखोगे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। जब भी डीएनए कॉपी करेगा तो वेरिएशन क्रिएट होंगे। तो कितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड कर सकता है इतने टाइम में, और वो जो वेरिएशन अगर हल्का भी वेरिएशन आ रहा होगा, हर बार डीएनए कॉपी होने में एक न्यूक्लियोटाइड के भी अंतर होगा, जरा सा भी चेंज होगा, तो वो कितना बड़ा चेंज बन के सामने आएगा। तो वहाँ पर नई स्पीसीज बनने के चांस ज़्यादा है। जहाँ छोटा लाइफ स्पैन होता है, जहाँ बड़ा होता है, वहाँ जल्दी से नई स्पीसीज पैदा
नहीं होती, इट विल टेक अ मिलियन ऑफ ईयर्स अगर आप देखना चाहते हो कोई बड़ा परिवर्तन तो। लिखा है माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम द मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द अर्थ। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ग्रोइंग ए ऑन गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन। अब यहाँ कहानी है, समझ लो थोड़ी सी। ये कह रहे हैं कि भाई ये एक ग्रोथ मीडियम है, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये ऐसे बहुत सारी कॉलोनी हुई रेड वाली। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई यहाँ ब्लू वाला भी होगा मान लो ये, और तो जो रेड वाले हैं ये रिसोर्स ए रिसोर्स है यहाँ, उसको अच्छे से यूज करते हैं। अगर हम यहाँ रिसोर्स बदल दें और यहाँ रिसोर्स बी डाल दें तो बी रिसोर्स को ये ब्लू वाला यूज करता है अच्छे से, बाकी नहीं कर पाते, तो ये बाकी सब मर जाएंगे। दैट मीन्स इन्वायरमेंट अगर बदल जाता है तो किसी और का सिलेक्शन होगा जो उसको एडप्ट करता है, मतलब बदलते हुए वातावरण में जो एडप्ट करेंगे दे विल गेट सेलेक्ट एंड दे विल यूज द रिसोर्स एंड रिप्रोड्यूस टू गिव मोर प्रोजेनी। फिर उसमें से फिर नेचर सेलेक्ट करेगी, सीधी सीधी बात है ये। तो यहाँ लिखा भी है, इन्होंने कहा कि a colony of bacteria say are growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium, अगर आप मीडियम बदल दें, माध्यम को चेंज कर देते हो तो that would bring out only that part of the population से भी that can survive, यानी ब्लू वाले जो है बच जाएंगे under the new conditions. In due course of time this variant population outgrows, मतलब जो बचे हैं फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और उनकी जो आर होगी, स्मॉल आर होगी, मतलब जो उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो ज़्यादा होगी। दे विल यूज़ द रिसोर्स, और आने वाली जनरेशन्स उनकी होंगी। लिखा है कि दिस वुड हैपन विद इन द डेज, अगर ये लाइफ स्पेन छोटा है तो आपको थोड़े दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा। फॉर द सेम टाइम अगर हैपन इन टू द फाउल और द फिश वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स and as lifespan of these animal are in years. Here we say that fitness of B is better than a fitness of A. यहाँ फिटनेस B की नए एनवायरमेंट में A से अच्छी है। और नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर के ये स्टेटमेंट आ सकता है नीट में, नेचर किसे सेलेक्ट करती है? फिटनेस को। एंड वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। फिटनेस किस पर निर्भर करती है? जो पीछे से आपको मिलता है, यानी किसी की फिटनेस किस बात पर डिपेंड करती है? जो पीछे से मतलब आपको मिलते हैं कैरेक्टर्स, उन पर डिपेंड करती है। मतलब आपके जो पूर्वज है, पूर्वज क्या मतलब आपके जो इंसिस्टर्स है वो अगर एडेप्ट कर रहे थे तो आप में भी कैरेक्टर आएंगे, वो भी आप भी एडेप्ट करोगे, ये वाली बात है। फिर आगे लिखा है कि हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस, ये नीट में आएगा, ये स्टेटमेंट है, इसको मार्क कर लो। यहाँ से आएगा कि देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेट सिलेक्टेड एंड इवॉल्व, ये स्टेटमेंट है, इसको सही करना है कि किसी भी प्रकार की सिलेक्शन का, एवोल्यूशन का हमेशा ही एक जेनेटिक आधार होता है, अनुवांशिक आधार होता है। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट द ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन ओवर अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। यहाँ से फिर से एक स्टेटमेंट आप मार्क कर लो कि एडेप्टिव एबिलिटी, मान लो मैं उड़ने लग जाऊँ, ये मेरी एडेप्टेशन है, और अगर ये आगे जाएगी तब ये आगे जाएगी अगर ये परिवर्तन, ये चेंज मेरे गैमेट बनाने वाली सेल्स में हुआ होगा तो तब ये आगे जाएगी, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। लिखा है एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। एडेप्टिव एबिलिटी इनहेरिट होती है, इसका एक जेनेटिक आधार होता है। एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू गेट सेलेक्ट, और जब जो सेलेक्ट होते हैं उसका क्या है, मतलब जो कह रहे हैं फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट सेलेक्ट बाय नेचर, मतलब जो फिट हैं वो उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से कोई ना कोई स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, मार्क कर लेना। फिर लिखा है ये लाइन, ये फिर से सवाल है, ये नीट में आता है, यहाँ से मार्क करो। डार्विन की थ्योरी की दो मुख्य बातें थी, वैसे तो थी तो और भी बहुत सारी, पर यह है कि ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन इज आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी। मतलब ये कह रहे कि ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है, डार्विन के हिसाब से पता क्या था, डार्विन के हिसाब से हर एक के अंदर संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता थी, और संतान पैदा करते रहते हैं, मतलब संतान ज़्यादा संतान होंगी, जितनी ज़्यादा संतानें पैदा होंगी, जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी, उनमें से जितना ही ज़्यादा सिलेक्शन होगा, ऐसा डार्विन कहते थे, उतने ही अच्छे सेलेक्ट होते रहेंगे, ऐसा है। तो ब्रांचिंग डिसेंट मतलब इसके 2, 2 के 4 ऐसे होते रहेंगे, 2 के 4 नहीं मतलब 2 के 3 भी, इट डिपेंड्स, और उनमें से फिर नेचर क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी, ये वाली बात है। फिर लिखा है इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, यहाँ से एक आधा सवाल बनने का बच्चों वाला सवाल है कि भाई डार्विन से पहले फ्रेंच, ये मार्क करो, फ्रेंच ये पूछा जाएगा, नेचुरलिस्ट पूछा जाएगा, लेमार्क पूछा जाएगा, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क इनका पूरा नाम था। एंड हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड ऑकर्ड बट डार्विन, यहाँ से आप पढ़ो, इन्होंने कहा था कि जिराफ जो है वो पहले जंगल में थे, उन्होंने नीचे की सारी घास खा ली, फिर उन्होंने जब घास खत्म हो गई नीचे की पेड़ों की, तो मतलब उनकी ब्रांचेस वगैरह खा ली, फिर जो आगे से कूद के ऐसे खाने लग गए, तो उनकी गर्दन लंबी होगी, उनके अगले वाले फोर लिम्स से
वो भी बड़े लंबे हो गए। और फिर ये जो कैरेक्टर था उन्होंने अपने आने वाली प्रोजेनी को दिया। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ से आपको मार्क करना है, ये पूछेंगे आपसे, यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी यूज और डिसयूज, यानी कि जो आपके वो हैं कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं, उनके यूज या डिसयूज करने से वो ख़त्म या बढ़ जाते हैं। जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग होता है बढ़ जाते हैं, और फिर उनका कैरेक्टर वो आगे भेजे जाते हैं। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं। पर मैं समझा देता हूँ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होगा तो ही इनहेरिट होगा कोई भी कैरेक्टर, अगर वो परिवर्तन आपकी जर्म सेल्स में होगा तो, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखना, सोमैटिक वेरिएशंस इनहेरिट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से मार्क कर लो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये मार्क कर लीजिएगा। He gave the example of giraffe who is in attempt to forage leaves on tall trees and to adapt by elongation of their necks as they pass on this acquired character। ये फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे छुपा रखा है, passed on this acquired character, मतलब inheritance of acquired character ये वर्ड है दूसरा, ये मार्क कर लो, ये पूछा जाएगा। लैमार्किज्म के मेन की पॉइंट है। And on the elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the years, समय के साथ साथ came to acquire long necks। Nobody believes this conjecture anymore। किसी ने कहा ये कुछ नहीं है। लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं कि महिलाएं भारतीय कुंडल पहनती हैं तो उनके कानों में अब छेद क्यों नहीं होते, चाइनीज़ महिलाएं लोहे के जूते पहनकर पैर छोटे क्यों करती हैं, इस तरह के सवाल करें तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। ध्यान रखना, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या एवोल्यूशन प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का रिजल्ट है? द वर्ड वी सी इनएमिनेट, यानी कि जो बिना खून वाले हैं वो, और एनिमेट मतलब बिना ब्लड वाले, इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन। आज आप क्या देखते हो, बिना ब्लड वाले और ब्लड वाले, यही तो है। एंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। We are still not very clear whether the regard of evolution when natural selection as a process of and result of unknown processes। मतलब ये कह रहे अभी कह नहीं पा रहे कि evolution जो है वो रिजल्ट है, चल रहा, या कुछ और रुका हुआ है, आगे भी होगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, पर ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ऐसा ही है। ठीक है, पर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, आप नहीं देख पाओगे। आप बैक्टीरिया की कॉलोनी में देख सकते हो फटाफट क्या हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, मे बी ये लाइन कुछ बना दे, यहाँ से तो बना सकते हैं पर बनेगा नहीं। ठीक है, चलो फिर इस पैराग्राफ में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, मतलब यहाँ बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो पर छोटा छोटा करके लिखा है तो ज़्यादा दिक्कत है। लिखा है, इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। तो यहाँ से एक सवाल बना लेंगे, किसके वर्क ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया? थॉमस माल्थस ने। इसने किस पे काम किया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन इनहेरिटेंस पे काम किया। एंड नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। तो जैसे क्या फैक्चुअल थी डार्विन के हिसाब से? डार्विन के हिसाब से था कि भाई नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड एंड पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल इन फ्लक्चुएशंस। मतलब ये कह रहे कि नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन स्टेबल है साइज में, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। डार्विन तो कह रहे थे भाई मतलब पैदा हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे, पैदा हो रहे, सिलेक्ट हो रहे, पर जो पैदा होंगे खाएंगे क्या? इतना ज़्यादा खाना तो है भी नहीं ना, इतना रिसोर्स नहीं है। तो मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर एक जैसे भी नहीं है सारे इंडिविजुअल, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड, ज़्यादातर वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, थ्योरी के हिसाब से तो पॉपुलेशन की साइज क्या है, बढ़ता जाएगा, पर ऐसे तो होता नहीं है क्योंकि नेचर में कंपटीशन है, इंट्रास्पेसिफिक इन्वायरमेंटल, दुनिया भर के कंपटीशन है। जो आज आप देख रहे हो किसका रिजल्ट है? बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं तब रिजल्ट है। मतलब आपके सामने जो दिख रहे हैं, जो बच गए हैं ना, जो बचे हुए दिख रहे हैं, वो सब सेलेक्ट हुए हैं इसलिए क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं, ये वाली बात है। एंड फिर लिखा है इन्होंने कि दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज रियलिटी आर लिमिटेड। ये है पॉपुलेशन का साइज रियलिटी में कैसा होता है, लिमिटेड होता है, डायरेक्ट नहीं बढ़ता रहता। मीन्स दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि रिसोर्स किसके लिए होता है? कंपटीशन के। कंपटीशन आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। और ओनली सम सब देखो, आप ऐसा है, मान लो कंपटीशन हो रहा है तो कोई किसी के हिस्से खाएगा, जो खा सकता है वो बचेगा, जो खाएगा वो रिप्रोडक्शन करेगा, उनकी संतान होगी, वही सेलेक्ट होंगे, ये वाली बात है।
Only some survive or agree on the cost of the other, that will not flourish. The novelty of this idea, a brilliant insight of Darwin was this. He asserted that, डार्विन ने कहा कि जो वेरिएशंस हैं which are heritable, जो इनहेरिट होते हैं, and which make resource utilization better for few, यानी उस पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे होते हैं जो रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, उनमें जो वेरिएशंस हैं वो उसको अपने आने वाली जनरेशन को इनहेरिट भी करते हैं. एंड विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड लीव मोर प्रोजेनी, एंड हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशंस सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी, जो बचेंगे उनकी और संतान होंगी, एंड देयर वुड बी ए चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैंस न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज, और फिर नई फॉर्म्स जो है वो पैदा होंगी. ठीक है, तो मतलब नई स्पीसीज. ये स्पेशिएशन को समझाने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है कि नई स्पीसीज कैसे आती हैं, ये है. चलो, फिर है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. तो यहाँ से ह्यूगो डी व्रीज का म्यूटेशन का बहुत छोटा सा इन्होंने दिया है, तो हमें तो इसमें सवाल निकालने हैं, एक दो बातें निकालनी हैं जो पेपर में आपके पूछी जाएंगी. वैसे तो लंबी थ्योरी है म्यूटेशन की. ठीक है, तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है. यहाँ लिखा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन. अब बात यह है कि डार्विन जो थे ना, अपनी थ्योरी जो उनकी डार्विनिज्म था ना, उसमें डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि भाई जो वेरिएशन आते हैं वो कैसे आते हैं. तो फिर बाद में नियो डार्विनिज्म हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई, तो तब हुआ कि वेरिएशन कैसे जनरेट होते हैं. डार्विन ये तो कहते थे कि वेरिएशन आते हैं, उसको ये भी पता था कि वेरिएशन का जो राज है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन जो है उसमें ही कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का जो राज है वो छुपा हुआ होता है. पर डार्विन जो है ये बता नहीं पा रहे थे सही से कि कैसे आते हैं. तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द origin of this variation and how does this speciation occur. Even though Mendel had talked in a inheritance factor influencing phenotype, मेंडल ने फैक्टर की मतलब मेंडल ने उस टाइम पे बता दिया था, पर डार्विन ने पढ़ा नहीं था उनका मेंडल वाली बात, फैक्टर वेक्टर वाली पढ़ाई नहीं करी थी, जाना नहीं था उसको. डार्विन आइदर इग्नोर, उसने इग्नोर कर दिया था इसको, या फिर चुप रहा पढ़ने के बाद. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डी, यहाँ से आपको सवाल मिलेगा, मार्क करो, कि ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज, इसका नाम पूछेंगे, ओइनीथेरा लमार्कियाना, इसका नाम याद कर लो, ओइनीथेरा लमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे पर काम किया और म्यूटेशन के बारे में बताया. दो सवाल तो ये. इन्होंने कहा लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन, बहुत बड़े डिफरेंस जब किसी पॉपुलेशन में एकदम आ जाते हैं उन्हें म्यूटेशन कहते हैं. ही बिलीव दैट इट इज़ म्यूटेशन विच कोज द इवोल्यूशन, इन्हें लगता था कि जो चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशन से आते हैं, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस, यानी डार्विन जिनकी बात करते थे, स्पोर्ट्स कहते हैं इनको, स्पोर्ट्स डार्विन वालों को. तो ये कह रहे डार्विन के हिसाब से जो माइनर वेरिएशंस हैं उनसे नहीं होता चेंज, म्यूटेशन से होता है. हालांकि होता तो उनसे भी है, मतलब जो रिप्रोडक्शन से गैमेट बनते हैं तब भी आते हैं ना चेंज, उससे भी होता है. दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट म्यूटेशन आर रैंडम, ये नीट में आए बिना चलेगा नहीं. मैं कह रहा हूँ लिख के देता हूँ, अगर ये आएगा तो यही आएगा, यहाँ से आप मार्क करो कि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, ये सवाल है. दूसरा है डायरेक्शन लेस होते हैं, ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है डायरेक्शन लेस, बहुत ज़्यादा पूछो ना, ठीक है, खूब पूछते हैं इसको. वाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल, डार्विन के वेरिएशन जो थे वो छोटे होते हैं, मतलब बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत जनरेशंस के बाद दिखेगा. एंड डायरेक्शनल होते हैं डार्विन के हिसाब से. इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे चलता रहता है. वाइल जबकि डी व्रीज कहते थे कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, मतलब म्यूटेशन से ही स्पेशिएशन होता है, और इसे हम सॉल्टेशन कहते हैं. ये फिर से आएगा यहाँ सवाल, सॉल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही बार में बड़ा चेंज, और इससे होता है एवोल्यूशन. स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, बाद में थोड़ा बहुत और पता लगा, और नियो डार्विनिज्म आया. ठीक है, चलो. फिर है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, तो यहाँ से एक सवाल की अपेक्षा मैं करता हूँ, वो आएगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको, अभी रुक के हम सवाल समझाने वाली वीडियो अलग से एक बनाएंगे, तो वो चैनल पर आपको मिलेगी कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो कैसे करते हैं. अभी आप इस थ्योरी का मतलब समझो. ठीक है, इसके जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी. तो उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल
लार्ज पॉपुलेशन पर लगता है? पहला सवाल, पहला तो ये ध्यान रखना कि ये एक बड़ी पॉपुलेशन पर लगता है, ये भी सवाल है। दूसरा, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो मेटिंग है वो रैंडम मेटिंग है। ये दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, रैंडम मेटिंग लार्ज पॉपुलेशन में लगेगा ये नियम, और ये दोनों बातें आप दिमाग में रखें। दूसरी बात, इनके हिसाब से इन लिखा है कि इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस। देखो, इस कह रहे एक गिवन पॉपुलेशन में आप क्या फाइंड कर सकते हो? किसी एलील की फ्रीक्वेंसी किसी लोकस पर क्या है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। कह रहे एलील की फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन में हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इनके हिसाब से। और जबकि वो पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यानी दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टेबल होंगी और जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेंगी। टोटल जीन पूल, जो जीन पूल होता है, टोटल जीन होती हैं और उनके जो एलील्स होते हैं किसी पॉपुलेशन के, उसे जीन पूल कहते हैं। यहाँ से जीन पूल का भी क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे वो रिमेन ए कांस्टेंट, वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ से आप एक बात समझो, इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं। कह रहे सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, सारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जो होगा वो क्या होगा? आपका 1 होगा, ये ध्यान रखना। अब आप एक बात सुनो, किसी भी पॉपुलेशन की अगर एलील की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है किसी भी कारण से, किसी पॉपुलेशन की एलील की फ्रीक्वेंसी यदि किसी भी कारण से चेंज हो जाती है ना, तो वो पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, नए एलील वहाँ बन रहे हैं। अब जो भी फैक्टर, जो भी चीज़ें नए एलील को सिलेक्ट करवाती हूँ, नए एलील बनवाती हूँ, वे सभी चीज़ें हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करेंगी और इवोल्यूशन के फैक्टर होते हैं वो, मतलब इवोल्यूशन उनके कारण ही होता है। सिंपल है ये। और एक सवाल ये रखा मिलेगा पेपर में आपको, ये तो बाद में बताएंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बात लिखी है कि अगर आप, ये मैं आपको अभी ऐसे बता रहा हूँ, कम से कम ये तो आपको पता हो अभी के लिए कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू, ठीक है। ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अगर आपको कहीं इंडिविजुअल लिखा हुआ है वो भी हेटेरोजाइगस, तो इनकी बात हो रही है। पी स्क्वायर है डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ये भी, ठीक है। डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल। क्यू स्क्वायर है रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल। पी है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और क्यू है रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। ये बस ध्यान रखना, ये कुछ बातें ध्यान रखना। तो कई, जैसे मान लो आपको बता दूं, जैसे कैपिटल टी ये हो गया पी स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया पी क्यू, स्मॉल टी ये हो गया क्यू स्क्वायर, कैपिटल टी हो गया पी, स्मॉल टी हो गया क्यू। तो जैसे आपको पता होगा ये वाली मंडल वाली बात ना, ये तो इन्हीं की बात हो रही है, सिंपल। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे पूछते हैं कि भाई आपको फलाने में इतने पॉपुलेशन में इतने % इंडिविजुअल डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी ये है। तो अगर इंडिविजुअल की दी है तो आपको उन्होंने पी स्क्वायर दे रखा, और अगर आपको उन्होंने एलील की दी है तो उन्होंने पी या क्यू दे रखा। फिर आपको
ये फॉर्मूला है आपका P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर एलील की दे रखी तो आप P की दे रखी Q की निकाल लो, Q दे P की निकाल लो। अगर P स्क्वायर दे रखा है तो उसे अंडर रूट करके आप P बना लो, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन की वीडियो मैंने बताया, आप दोबारा बनाऊंगा क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यही सब कहानी लिखी हुई है कि भाई क्या किसे क्या कहते हैं, एक बार ढंग से पढ़ लेना आप लोग, मैं फिर भी मार्क कर दूं। अगर इंडिविजुअल्स हैं तो P स्क्वायर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एलील की फ्रीक्वेंसी है अगर खाली तो वो P Q के नाम से होगी, और अगर P स्क्वायर है तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, Q स्क्वायर है तो रिसेसिव इंडिविजुअल है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये दिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है P प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी P स्क्वायर प्लस 2P क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दिस इज इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस क्यू स्क्वायर व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यहाँ है थियोरेटिकल सवाल जो है वो यहाँ से आएगा, क्वेश्चन जो थ्योरी वाला आता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से चेंज हो जाती है तो जो डिफरेंस है वो ये इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, यानी इवोल्यूशन है, ठीक है। डिस्टर्बेंस, ये नीट में स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, ये आपको सही करना है कि डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम यानी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। यानी जो फ्रीक्वेंसी में जो एलील में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, वो आपका क्या है, सीधा सीधा वो क्या है, इवोल्यूशन की ओर इशारा करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ से थ्योरी का सवाल बन के ही रहेगा, बस बनेगा, ये ध्यान रखना, थ्योरी क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और अगले पैराग्राफ से भी काफ़ी कुछ आए हैं, बहुत कुछ यहाँ से भी बनेगा सवाल, ठीक है। देखो लिखा है 5 फैक्टर्स, पहली बात तो कितने, 5 इन्होंने लिखे हैं, 5 फैक्टर जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं, वो सभी इवोल्यूशन के कारक हैं, वो सभी इवोल्यूशन कराते हैं। तो यहाँ से आप 5 को मार्क कर लो। पहले तो क्या क्या, जीन माइग्रेशन, एक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। भाई मैं लिख के देता हूँ, ये सवाल बनेगा, इनमें से क्या प्रभावित करता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, कौन इनमें से इवोल्यूशन का फैक्टर है, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन के ही रहेगा, गारंटी ले लो, ठीक है, मार्क कर लेना। व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस। अब सुनो क्या होता है, जब एक पॉपुलेशन में से, एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, जब यहाँ से एक सेक्शन यहाँ जाता है, व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन अनदर प्लेस, और वहाँ जा कर के यहाँ से यहाँ भी पॉपुलेशन बना देते हैं, तो कहते हैं कि इसे जीन फ्रीक्वेंसी पहले वाली में भी और जहाँ वो गए हैं वहाँ भी चेंज हो जाएगी, जहाँ से छोड़ के गए हैं वहाँ भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज, और जहाँ गए हैं वहाँ भी चेंज। न्यू जीन एलील्स आर एडिड टू द न्यू पॉपुलेशन, नए जीन्स और नए एलील नई पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे जो कि पुराने वाली से लॉस्ट हो जाएंगे। देयर वुड बी अ जीन फ्लो, अगर ये बार बार होता है तो इसे हम कहते हैं जीन फ्लो। अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो इसे हम कहते हैं फिर जीन फ्लो, ठीक है। और अगर ये मल्टीपल टाइम होता है तो ये ध्यान रखना, तो ये लाइन कहीं से कहीं सवाल बना सकती है, मल्टीपल टाइम वाली, इसे मार्क कर लेना। इफ़ द सेम चेंज अगर बाई चांस, फिर सुनो यहाँ एक लाइन है, अगर ऐसा ही चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील में अचानक आ जाए, मतलब अचानक से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसमें एक सवाल है, इसे सिविल राइट इफेक्ट कहते हैं। इसमें एक सवाल और है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटी पॉपुलेशन पर चलता है, ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन पर लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे एक चींटियों के झुंड के ऊपर हाथी पैर रख दे तो उसमें से कोई सारी चींटी ख़त्म हो जाए, एक बच जाए, फिर आने वाली जो जनरेशन होगी वो उसकी होगी, तो ये वाली बात है, तो इसे कहते हैं आप जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर लिखा है सम टाइम द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन ए न्यू पॉपुलेशन, अगली पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी एकदम बदल जाएगी, दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज, फिर वो नई स्पीसीज के रूप में सामने आएंगी। और जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स, जो बचे हैं मतलब वो फाउंडर्स कहलाएंगे, और उसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे बॉटल नेक इफेक्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ाई जाएंगी, पर यहाँ जरूरत नहीं लग रही मेरे को, ना जरूरत है ही आपको, आपका पेपर तो पूछता ही नहीं है ये सब चीज़ें, तो आप सिंपल इस पर इतना ध्यान दें, ये जो मैंने बताया यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पर सिलेक्शन की थोड़ी थोड़ी बात होंगी, जो पीछे ग्राफ थे ना उसके बारे में बात हो रही है। वहाँ से एक क्वेश्चन आया भी था 2 साल पहले शायद से, तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट, आपने देखा था ना पीछे एक रेप्लिका प्लेटिंग मेथड है लीडरबर्ग का, तो वो यहाँ पढ़ाते थे, उसके बारे में बात हो रही है। पर ये बता नहीं रहे हैं, बहुत तेज हैं, ये बता सब रहे हैं पर बताना नहीं चाहते, ठीक है। तो रेप्लिका प्लेटिंग मेथड है, उसकी बात हो रही है। तो लिखा है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, यानी जो पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की उसमें से पहले से एक बैक्टीरिया था जो कि सेलेक्ट मतलब जो कि अलग था दूसरों से, उसके अंदर एडवांटेजेस थी, पर वो तब सेलेक्ट हुआ जब एनवायरनमेंट बदल गया, रिसोर्स चेंज कर दिया। तो कह रहे प्री एग्जिस्टिंग, डार्विन के हिसाब से एडवांटेजियस म्यूटेशंस या चेंजेस जो होते हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, वातावरण बदलता है फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा है। लिखा है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इनटू ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशंस, दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन, कुछ जनरेशन के बाद उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहेंगे। एंड नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच इनहेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival are enabled to reproduce and leave number of greater number of progeny। यही है कि नेचुरल सिलेक्शन तो यही कहता है कि जो सेलेक्ट होते हैं फिर वो आगे उनकी प्रोजेनी होती हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं और अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। देखो ये कह रहे हैं कि वेरिएशन किसी वजह से, या तो म्यूटेशन की वजह से या रिकॉम्बिनेशन की वजह से और गैमेट बनने के टाइम पर, और या फिर जीन फ्लो की वजह से या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी एलील की किसी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में भी। और यही इवोल्यूशन है, यही तो इवोल्यूशन है, ये फैक्टर काम करेंगे इवोल्यूशन होगा। एंड कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पर 3 तरह का सिलेक्शन है, 3 ग्राफ दिखाए हैं, इनको देख लो एक बार से कि भाई सिलेक्शन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। बहुत सीधा सीधी बात है, मैं बता दूं मोटा मोटी बात। इसका हमेशा एक सवाल आता है, वही आता है हमेशा ही कि भाई इस वाले सिलेक्शन में आप देखो जो फोर्स है, एवोल्यूशनरी फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि आप देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, पीक जो है वो नैरो होती जा रही है, ऐसे ऐसे फोर्स जो है वो इधर लग रहा है सिलेक्शन का। यानी आप इसका एग्जांपल देखो कि बच्चे जो हैं हमेशा, ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा यहाँ से 2 किलो से 3 किलो तक के बच्चे स्वस्थ होते हैं, 4 किलो के भी में भी नहीं पैदा होते, मर जाते हैं, या फिर छोटे जो होते हैं वो भी मर जाते हैं। मतलब हमेशा जो सिलेक्शन है वो इस पे जा रहा है, मतलब बीच की वैल्यू को सिलेक्ट हो रही है, तो इसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, सीधी सीधी बात है बस ये। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये नो इवोल्यूशन, मतलब इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ही वही सिलेक्ट हो रहे हैं, वही बार बार वही सिलेक्ट हो रहे हैं। इसमें आप देखो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि हमेशा फॉरवर्ड सिलेक्शन होगा, बैकवर्ड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो ध्यान रखना, या तो इधर सेलेक्ट होंगे या फिर आगे वाले सेलेक्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा एक सवाल गलत हुआ था बहुत टाइम पहले इस पर, तो ध्यान रखना है तो इधर या फिर इधर किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट है ये बात। इसके एग्जाम्पल हैं डार्विन फिंचेस, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये सब नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शन सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। डायरेक्शन सिलेक्शन इट कुड बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इट डिपेंड्स। फिर है ये लास्ट वाला, इसमें दिखाया है कि जो बीच की वैल्यू होती है, मीडियन वैल्यू, वो सिलेक्ट नहीं होती, पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, इधर वाली या फिर इधर वाली। बस 3 बातें बताई हैं इन्होंने। तो सवाल जो है वो ऊपर 2 या यहाँ से आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अगर आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ के किसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर लिखा भी है इन तीनों के बारे में, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, वही लिखा है जो मैंने पीछे पढ़ा है, ठीक है। चलो लिखा है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब फिर से यहाँ से शुरू होती है कहानी कि भाई किसके बाद कौन आए, कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये थोड़ी कहानी चलेगी अब यहाँ पे कि किसके बाद कौन आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद वो आए, ये वाली बात है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। बोर हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, हो जाओ, पेपर है ना। अगर आप इस पर बोर हो रहे हो ना तो बस भाई कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, नो वन कैन सेव यू। यहाँ बोर नहीं होना है, बस आपको यहीं बस रुकना है, इस पे रुक के रहना है। मैं लिख के देता हूँ, ये बोरियत तुम्हारे काम आएगी। एक बार ध्यान सुन लो भाई को, बदल जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो लिखा है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ से मार्क करो फटाफट से, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं।
अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। पहला सवाल यहाँ से जो लिखा है बस मार्क करना है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, ये मार्क करना है। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ, कैसे कह रहे, इस पर कोई मतलब नहीं है, कैसे कैसे क्या बना इससे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है बाद में ऐसे बन गई जो ऑटो रिलीज करते थे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। द रिएक्शन इज सिमिलर टू द फोटोसिंथेसिस दैट इज हैविंग इन द ग्रीन प्लांट्स। तो कह रहे रिएक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में वही थी जैसे कि फोटोसिंथेसिस सेम टू सेम ग्रीन प्लांट में होती है, यानी सोलर लाइट से लाइट पकड़ते थे, पिगमेंट्स होते हैं, फिर एनर्जी बनती है और फूड बनता है। फिर कह रहे धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलर होते चले गए। मैं मार्क करूँगा बस वही आएगा, मार्क कर लेना। फिर यहाँ लिखा है कि लगभग, ये मार्क करना है सारा, कि 500 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो बने, एक्टिव थे, ये मार्क करना है। फिर ये मार्क करना है जोलेस फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर एगो। फिर ये मार्क करना है कि सी वीड्स और फ्यू प्लांट 320 मिलियन ईयर एगो। माय गॉड कितना टाइम है ये। एंड वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट वर इन्वेडेड द लैंड प्लांट। फिर ये भी स्टेटमेंट नीट में आएगा कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट थे, ज़मीन पर जो आए थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स विच फिन्स मोर द लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। दिस वॉज अबाउट, यहाँ से फिर मार्क करना है कि लगभग 350 मिलियन ईयर एगो। ये पूरा लाइन मार्क करो, पहले ऐसे मार्क करो, 350 मिलियन ईयर एगो लोब फिन्स, सीलाकेंथ, बोनी फिश टाइप की, लैटिमेरिया इसका नाम में भी था आई थिंक। तो वो जो है ऐसी एक फ़िश जो है जो कि ज़मीन पर आती थी और वापस पानी में जाती थी। तो वो मिली, वो कहाँ से मिली थी? 1938 में साउथ अफ्रीका से मिली। उसका सीलाकेंथ है एंड विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, अब खत्म हो गई। एंड दीज एनिमल कॉल लोब फिन्स, ये लोब फिन्स थे। फिर यहाँ सवाल आएगा कि एम्फीबियंस के एंसेस्टर कौन थे? तो दीज लोब फिन्स आर द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस, और ठीक है, लेटिमेरिया इसका नाम है। एंड लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यहाँ पूछेंगे ये वाली लाइन। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, हाउ एवर देयर वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलेमेंडर। मतलब ये किसके एंसेस्टर थे? फ्रॉग्स के और सैलेमेंडर के एंसेस्टर थे। द एम्फीबियंस इवॉल्व्ड, रेप्टाइल एम्फीबियन जो है वो रेप्टाइल बने। फिर यहाँ से सवाल आएगा कि रेप्टाइल ज़मीन पर रहने लायक हुए क्योंकि उनके अंडे की जो शेल थी वो थोड़ी मोटी थी, जो कि सूखती नहीं थी सनलाइट में। एंड अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। आगे हम देखते हैं कि जो उनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स हैं, टर्टल, टोर्टोइज एक्सेट्रा। फिर यहाँ से लिखा है कि 200 मिलियन ईयर्स और से आगे में रेप्टाइल जो है, अलग अलग साइज़ के रेप्टाइल ज़मीन पर आए। तो फिर यहाँ पे आप मार्क करना है कि जायंट फर्न्स और टेरिडोफाइटा जो थे वो थे, पर उन्होंने इनसे सबसे कोयला बन रखा है जो आज की तारीख में कोयला है। तो वो टेरिडोफाइटा वगैरह जो है ज़मीन के नीचे चले गए, दब गए और फिर उनसे कोयला बना। ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, ये वाला। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू द वाटर, ये वाली ध्यान रखना। एंड इवॉल्व इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसॉर्स। तो ये सवाल यहाँ से आएंगे, ये पूछेंगे कि फिश लाइक रेप्टाइल्स कौन थे, तो ये मार्क करना है। और ये लाइन मार्क करनी है 200 मिलियन ईयर एगो, ये वाली वर्ड पूछा जाएगा। फिर ये लाइन याद करनी है कि ये सबको पता है बच्चों को कि खतरनाक वाला जो था वो टी-रेक्स था, उसकी हाइट आपको याद होनी चाहिए, ये वाली बकवास पूछ सकते हैं। डैगर लाइक टीथ थे। फिर यहाँ पे एक लाइन मार्क करो कि लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, जब केटी बाउंड्री थी, मतलब क्रिटेशियस और टर्शरी के बिल्कुल बीच से की टाइम की बात थी तब, तो वहाँ डायनासोर जो है सडनली ख़त्म हो जाते हैं एकदम से। एंड आइडिया किसी को पता नहीं क्यों ख़त्म हुए हैं, ये सब कहानी यहाँ लिखी है, ठीक है। तो कुछ आएगा नहीं इसमें सवाल, आगे देखते हैं। लिखा है द फर्स्ट मैमल। यहाँ से फिर एक और छोटी छोटी बातें हैं, 2-4 इसमें। वैसे में लगता है सवाल कुछ है तो पर देख लो फिर भी। फर्स्ट मैमल जो है वो श्रीव्स थे, ये वाला सवाल है, बच्चे बना लेंगे कोई। देयर फॉसिल्स वर स्मॉल साइज मैमल वर विविपेरस, सबको पता है। चलो इसको फटाफट से देख लेता हूँ। मैमल और मोन्टेलियन कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा यहाँ से। तो ये सब पता ही आपको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी, साउथ अमेरिका ने जो है नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था और ये उसके फौना से ढक गया था ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो मार्supials है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, ये सब बात है। लेस बिफोर कर द मैमल वाटर डॉल्फिन। यहाँ 4 एग्जांपल है ये मैमल्स के, पानी वालों के। वेल, डॉल्फिन, सील काउ, दीज आर मैमल, ये पता होना चाहिए सबको। बाकी तो कुछ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है।
नेक्स्ट, अब यहाँ से एक आधा सवाल जो है वो यहाँ से आया हुआ भी है, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन से, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ये अच्छे से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है सवाल। तो यहाँ पहला सवाल बनेगा अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। तो पहला सवाल तो यही है, ठीक है। फिर यहाँ सवाल अगला सवाल ये आएगा कि ये हेयरी थे, ये गोरिल्ला की तरह चलते थे ये, और ये पूछेंगे मोर मैन लाइक जो था दैट इज़ सॉरी रामापिथेकस जो था वो मोर मैन लाइक थे, और ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे, ये पूछेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ फॉसिल्स जो है वो इथियोपिया और तंजानिया से मिले हैं, उनसे होमिनिड फीचर्स मिलती हैं। तो 3-4 मिलियन साल पहले की बात है, मैन के जैसे प्राइमेट्स जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक किया। दे वर प्रोबेबली मोर टॉलर देन 4 फीट से बड़े नहीं थे, सीधे चलते थे। फिर यहाँ से मेरे को लगता है सवाल आएगा ये वाला, ये अच्छा सवाल है कि 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। एंड एविडेंस शो दे हंटेड विद स्टोन वेपन, ये सवाल है कि ये स्टोन वेपन से हंट करते थे। बट एसेंशियली एट फ्रूट, फ्रूगीवोर्स थे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि फ्रूट खाते थे। सम ऑफ द बोन अमंग द बोन ऑफ द डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, इनमें से कुछ हड्डियाँ अलग थी। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ये सवाल है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक ये कौन है। तो दीज आर होमो हैबिलिस, ये आपको ध्यान रखना है। द ब्रेन कैपेसिटी याद करनी है इनकी 650 से 800 cc क्रेनियल कैपेसिटी। द प्रोबेबिलिटी डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे, ये पता होना चाहिए। और फिर ये कह रहे कि फिर इसके बाद जो है वो जावा मैन आए, जावा मैन आर होमो इरेक्टस, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जावा मैन जो है वो होमो इरेक्टस है। लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो की बात है। तो होमो इरेक्टस का ये पता होना चाहिए, सीसी आपको 900 cc है। फिर लिखा है होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे सवाल है, ये सारे सवाल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है मीट खाते थे। फिर इसके बाद जो है वो निएंडरथल आए, और फिर क्रोमैग्नोन की यहाँ बात नहीं हो रखी है, निएंडरथल की बात हो रखी है। द निएंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ, निएंडरथल का साइज पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। एंड लिखा है कि लिव इन द नियर ईस्टर्न ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 ईयर बैक। दे यूज टू हाइड देयर प्रोटेक्टिव देयर लव्ड वंस, बरीड करते थे वो। ये बरियल में पूछ लेंगे कौन करता था, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। फिर वो ह्यूमोसेपियंस जो है वो अफ्रीका में अरोज हुए एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर एगो। मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, और ये पूछ सकते हैं मे बी कि मॉडर्न होमोसेपियंस कब अरोज हुए, तो ये याद करना है आपको। प्री हिस्टोरिक केव डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर एगो, ये स्टेटमेंट आ सकता है। वन सच, इसकी तरह की केव पेंटिंग आपको कहाँ मिलती है, भीमबेटका में मिलती है, मध्य प्रदेश में। और फिर 10,000 साल पहले इन्होंने खेती वेती घर घुर बनाने शुरू कर दिए, ये वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ तो यही क्वेश्चंस हैं भाई, है ना। और फिर आपको पीछे आपको पता है ये 2 चीज़ें थी, एक ये और एक ये, तो इनमें से आपको एक आधा सवाल फंसेगा ज़रूर। तो भाई इसके बारे में बात करता हूँ अगर, तो वैसे तो ये अपने आप में पूरा समुद्र है, लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि एक तो आपको सबसे पहले तो ये लर्न होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे नीचे से ऊपर ये याद होना चाहिए आपको। दूसरा आपको याद होनी चाहिए कुछ मोटी मोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, वे अगर आप कर लोगे तो जैसे पूछेंगे कि लाइकोपोड्स के डायरेक्ट एंसेस्टर कौन थे, जो स्टेरोफिल्लम, ऐसा। जो स्टेरोफिल्लम कहाँ से आए हैं, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर से, ऐसा। फिर ये पूछेंगे साइलोफाइटोन किससे निकले हैं, राइनिया टाइप प्लांट से। फिर ये पूछेंगे साइलोफाइटोन से कौन कौन निकले हैं, ईटेल कोनिफर जिंगो फर्न्स होस्टेल्स, ये सारे यहाँ देख सकते हो। एंड प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फर्न्स निकले हैं। फिर ये पूछेंगे साइकेड्स के और इनके डायरेक्ट एंसेस्टर सीड फर्न्स हैं, ये पूछेंगे। वैसे इनका टाइम भी पूछ सकते हैं, पर ये तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके याद भी नहीं होगा। टाइम नहीं पूछेंगे, टाइम पूछेंगे नहीं। मोस्ट एडवांस कौन होते हैं, मोनोकोट्स हैं मोस्ट एडवांस, ये ध्यान रखना। और ऐसे पूछेंगे ब्रायोफाइट्स के डायरेक्ट एंसेस्टर क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स होते हैं, ये वाली लाइन याद कर लेना यहाँ से। तो ऐसे सवाल आपको देखने हैं, इसमें ध्यान से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये नीटेल्स जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है, इसके सारे कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एंजियोस्पर्म में कैरेक्टर दे रखा हो और ऑप्शन में नीटेल्स हो तो लगा देना, ठीक है।
फिर इधर भी दे रखा है चार्ट, इसमें से तो एक दो सवाल ये बन सकता है कि डायरेक्ट मैमल के इंसेस्टर्स जो है वो साइनेप्सिड्स हैं, सोरोप्सिड्स से, बाकी सब सोरोप्सिड्स से बने हैं, इधर उधर डायनासोर्स वगैरह ये सब। तो ये सब लाइन कहाँ कहाँ जा रही है देखना है। वैसे भाई बहुत कुछ है इसके अंदर, मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, वो लिखवाना पड़ेगा फिर सारी चीज़ें किसका टाइम, किसकी एज, किसका कम क्या था। पर फिर भी इतना ध्यान रखो कि 65 मिलियन ईयर एगो ये डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ये वाली चीज़ है। तो क्रिटेशियस और टर्शरी की बाउंड्री है ये, इस पर एक्सटिंक्ट हुए थे, ये ध्यान रखना इस तरह का, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये 3 भाई लोगों के नाम बता दूं, निएंडरथल है, क्रोमैग्नोन है, और आप हैं मतलब मॉडर्न वाले। क्रोमैग्नोन जो थे वो 1600 सीसी थे, पर इनके बारे में कुछ दिया नहीं यहाँ, तो छोड़ो, ये वाली बात है। ऑर्थोग्नाथस फेस है इनके, इस तरह के सवाल आते थे, अब नहीं आते, ठीक है। तो फाइनली जो है वो आपका ये ख़त्म हो गया है चैप्टर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना ज़रूर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बताना कि कैसा लगा है, क्या लगा है यार। थोड़ा कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट, उसके बाद फिर और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर देखी हो तो यहाँ तक।